हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समरी से सक्सेस। आज हम बात करेंगे द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक बाय स्टीफन कॉवी के बारे में। राहुल एक कॉलेज स्टूडेंट था। उसकी जिंदगी पूरी तरह उलझी हुई थी। क्लासेस, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, पार्ट टाइम जॉब, हर चीज उसके ऊपर एक बोझ की तरह चढ़ी हुई थी। स्ट्रेस इतना ज्यादा कि उसका दिमाग हमेशा दौड़ता रहता था, लेकिन नतीजे कभी वैसे नहीं आते थे जैसा वो चाहता था। वो देर से उठता, जल्दी जल्दी भागता, आधे काम अधूरे छोड़ देता, और जब रिजल्ट सामने आते तो सिर्फ निराशा मिलती। कई बार वो हॉस्टल की छत पर खड़ा होकर खुद से पूछता, मेरी लाइफ इतनी मेसी क्यों है? मैं सही ट्रैक पर कैसे वापस आऊं? एक शाम जब उसका स्ट्रेस हद से ज्यादा बढ़ चुका था, वो शांति की तलाश में लाइब्रेरी चला गया। लाइब्रेरी की वो शांत हवा उसके दिमाग को थोड़ी देर के लिए ठंडक दे रही थी। किताबों की शेल्फ के बीच घूमते हुए उसकी नजर अचानक एक किताब पर टिक गई। उसके कवर पर मोटे अक्षरों में लिखा था, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। राहुल ने वो किताब हाथ में उठाई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किताब उसे अपनी तरफ खींच रही हो। उसे लगा, इफेक्टिव लोग, यही तो मुझे बनना है। शायद ये किताब मेरी लाइफ को बदल सकती है। पता नहीं क्यों, लेकिन उस कवर को पढ़ते ही राहुल को एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हुआ, जैसे किताब उसी के लिए लिखी गई हो। उसके अंदर एक उम्मीद की छोटी सी लौ जली। शायद इसमें ही वो जवाब होंगे जिन्हें मैं इतने सालों से ढूंढ रहा हूं। उसी समय लाइब्रेरी का एक बुजुर्ग लाइब्रेरियन उसके पास आया। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जिंदगी में अपनाने के लिए है। राहुल थोड़ा हैरान हुआ। वो बोला, सर, क्या ये वाकई मेरी लाइफ बदल सकती है? लाइब्रेरियन ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर इसे दिल से समझा तो ये आदतें तुम्हें एक नई दिशा देंगी। राहुल उस किताब को लेकर लाइब्रेरी के एक शांत कोने में बैठ गया। उसने एक गहरी सांस ली और पहला पेज खोला। पेज पर लिखा था, परिवर्तन अंदर से शुरू होता है। इन शब्दों ने राहुल को हिला दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी सबसे गहरी समस्या को सिर्फ एक लाइन में पकड़ लिया हो, और यहीं से उसकी नई यात्रा शुरू हुई। राहुल ने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं थी कि उसकी लाइफ कठिन थी। असली समस्या ये थी कि उसके पास कोई दिशा नहीं थी। वो रिएक्टिव था, छोटी से छोटी बात पर परेशान हो जाता था। उसके गोल साफ नहीं थे, उसकी डेली हैबिट्स टूटी हुई थी, टाइम मैनेजमेंट लगभग न के बराबर था, और सबसे बड़ी बात, वो खुद को समझ नहीं पा रहा था। वो सोच रहा था, अगर दुनिया के सक्सेसफुल लोग इतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं तो क्या उनका कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? क्या ये 7 आदतें सच में मेरी लाइफ बदल सकती हैं? राहुल ने उस रात एक फैसला किया। वो इस किताब को सिर्फ पढ़ेगा नहीं, इसे अपनी जिंदगी में अपनाएगा। उसने पन्ना पलटा और उसकी लाइफ के नए अध्याय की शुरुआत हो गई। राहुल ने जब पहली बार किताब के पहले अध्याय को पढ़ा तो उसे एक लाइन बार बार अंदर तक चुभ रही थी। रिएक्टिव लोग हमेशा हालातों को दोष देते हैं, प्रोएक्टिव लोग अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग अपने हाथ में रखते हैं। उसने किताब बंद की और कुछ सेकंड बस वहीं चुप बैठा रहा। उसे एहसास हुआ कि उसकी पूरी लाइफ एक ही चीज पर टिक गई थी, रिएक्शन। क्लास में टीचर डांट दे तो मूड खराब, दोस्त समय पर मदद ना करे तो गुस्सा, रिजल्ट खराब आए तो डिप्रेस, किसी ने कुछ बोल दिया तो पूरा दिन खराब। उसकी लाइफ में कोई दिशा नहीं थी, बस हर छोटी चीज उसके इमोशंस को हिला देती थी। वो हालातों के अनुसार बदलता था, हालात उसे बदलते थे। अगले दिन क्लास में जब एक छोटी सी गलती पर प्रोफेसर ने उसे डांटा तो राहुल का पहला रिएक्शन वही पुराना था, गुस्सा, शर्मिंदगी और अंदर ही अंदर खुद को दुखी कर लेना। लेकिन अचानक उसे किताब की वो लाइन याद आई, तुम्हारे और घटना के बीच हमेशा एक छोटा सा स्पेस होता है, और उसी स्पेस में तुम्हारी ताकत छुपी होती है, तुम्हारा निर्णय। उसने पहली बार उस छोटे से गैप को महसूस किया।
उसने खुद को रोका, गहरी सांस ली और सोचा, क्या मैं अभी गुस्सा करने वाला हूं या इसे कामली हैंडल कर सकता हूं? पहली बार उसने प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने प्रतिक्रिया चुन ली। शाम को कमरे में बैठकर राहुल ने एक कागज निकाला और 2 सर्कल बनाए। पहला सर्कल ऑफ कंसर्न, जिसमें उसने वो सारी चीजें लिखी जिनके बारे में वो रोज चिंता करता था। रिजल्ट, दूसरों की राय, घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दोस्त क्या सोचेंगे, फ्यूचर का डर। और दूसरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में उसने वो चीजें लिखी जिन्हें वो सच में सुधार सकता था। अपनी पढ़ाई, अपना टाइम टेबल, अपने रिएक्शंस, अपनी हैबिट्स। जब दोनों सर्कल उसने सामने रखे तो उसे एक सच्चाई दिखाई दी। उसका 90% समय, 90% एनर्जी उन चीजों पर खर्च हो रही थी जिन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था, और जिन चीजों को वो सुधार सकता था उन पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उस रात उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं अपनी लाइफ किसी और के हाथ में नहीं दूंगा, मैं प्रोएक्टिव बनूंगा। अगले ही हफ्ते राहुल की लाइफ में सटल लेकिन पावरफुल बदलाव आने लगे। पहले जब भी कोई उसे गलत समझता या ताना मारता, वो अंदर से टूट जाता था। लेकिन अब वो खुद से पूछता, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? नहीं, तो मैं अपने रिएक्शन को क्यों खराब करूं? बस स्टॉप पर खड़ा था जब एक आदमी ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। पहले वो गुस्से में फट पड़ता, लेकिन उस दिन उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतना शांत कैसे रहा। उसे लगा जैसे उसके अंदर एक नई एनर्जी जन्म ले रही हो, एक स्टेबिलिटी, एक मैच्योरिटी। सबसे बड़ा बदलाव उसके दोस्तों ने नोट किया। राहुल पहले हर छोटी बात को दिल पर ले लेता था, लेकिन अब अगर कोई प्लान कैंसिल कर दे या कोई उसके साथ रूड बिहेव करे, वो सिंपली सोचता, मैं सिर्फ अपना व्यवहार कंट्रोल कर सकता हूं, किसी और का नहीं, और वो खुद को परेशान करना बंद कर देता। धीरे धीरे राहुल ने हर मौके पर प्रोएक्टिव होना सीख लिया। क्लास में डाउट हो तो चुप रहने के बजाय खुद जाकर पूछता। प्रोजेक्ट में समस्या आए तो ब्लेम करने के बजाय सॉल्यूशन ढूंढता। रिजल्ट खराब आए तो दुखी होने के बजाय अगले एग्जाम का एक ठोस प्लान बनाता। और सबसे बड़ा परिवर्तन उसके आत्मविश्वास में आया। उसे लगा जैसे उसके हाथ में एक स्टीयरिंग आ गई हो। वो स्टीयरिंग जो पहले हालात, लोग और किस्मत चला रहे थे, अब उसकी लाइफ का कंट्रोल उसके पास था। उसकी आवाज बदल गई, उसका कॉन्फिडेंस बदल गया, उसका सोचने का तरीका बदल गया। और एक दिन जब वो उसी लाइब्रेरी के उसी कोने में बैठा था, उसने महसूस किया, हैबिट सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, एक नई शुरुआत है। प्रोएक्टिव बनकर राहुल ने न सिर्फ अपना व्यवहार बदला, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। हैबिट एक सीखने के बाद रोहन को महसूस हुआ कि उसकी प्रतिक्रियाएं तो बदल रही हैं, पर उसकी जिंदगी की दिशा अभी भी धुंधली है। वो रोज मेहनत तो कर रहा था, पर किस दिशा में, किस मंजिल के लिए, उसे खुद भी नहीं पता था। ये ऐसे ही था जैसे कोई समुद्र में नाव चला रहा हो, लेकिन दूर कहीं एक भी लाइट हाउस न दिख रहा हो। एक दिन लाइब्रेरी में किताब का दूसरा अध्याय पढ़ते पढ़ते रोहन की नजर एक सवाल पर रुक गई। अगर आज तुम्हारी जिंदगी एक किताब बने तो उसका आखिरी अध्याय कैसा होगा? ये सवाल जैसे उसके दिल के अंदर तक उतर गया। उसने किताब बंद की और बस शून्य में देखने लगा। उसके सामने पहली बार ये सच खुला कि वो सिर्फ दिन गुजार रहा था, जीवन नहीं जी रहा था। उसी वक्त लाइब्रेरी का वही बुजुर्ग लाइब्रेरियन फिर उसकी टेबल के पास आया। उसने शांत स्वर में कहा, बेटा, अगर मंजिल साफ नहीं होगी तो रास्ते चाहे कितने भी अच्छे हों, तुम भटक जाओगे। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकालकर रोहन को देते हुए कहा, इसमें पहले अपनी ड्रीम लाइफ लिखो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस तक कैसे पहुंचना है। रोहन उस डायरी को लेकर हॉस्टल के कमरे में आया। रात के 1 बज रहे थे। रूममेट सो चुका था और कमरे में हल्की सी स्टडी लैंप की रोशनी जल रही थी। रोहन ने डायरी खोली
और पहला पन्ना खाली था। लेकिन उस खाली पन्ने को देखकर उसे लगा जैसे भगवान ने उसे अपनी जिंदगी फिर से लिखने का मौका दे दिया हो। उसने खुद से सवाल किया, 5 साल बाद मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? और धीरे धीरे उसके हाथ अपने आप लिखने लगे। मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहता हूं। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूं। मैं अपने पेरेंट्स पर प्राउड महसूस कराना चाहता हूं। मैं हेल्दी, फोकस्ड और काम रहना चाहता हूं। और सबसे जरूरी, मैं एक पर्पसफुल जिंदगी जीना चाहता हूं। लगा जैसे पहली बार उसने खुद को साफ साफ देखा हो। उसने पहली बार महसूस किया कि गोल सेट करना और क्लैरिटी पाना कितना पावरफुल है। इतनी क्लैरिटी कि उसके दिल की धुंध हटने लगी। अब उसे समझ आने लगा था कि वो रोज इतना स्ट्रेस्ड क्यों रहता था, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई रोड मैप नहीं था, कोई विजन नहीं था। अगली सुबह उसने लाइब्रेरियन को फिर ढूंढा। लाइब्रेरियन मुस्कुराते हुए बोला, तो मिला अपना एंड? रोहन ने हां में सिर हिलाया। लाइब्रेरियन ने कहा, अब सुनो, जब तुम्हें अपनी मंजिल पता होती है तो हर छोटा कदम अपने आप सही दिशा में मुड़ जाता है। तुम्हारी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, तुम्हारा बिहेवियर बदल जाता है। तुम समय बर्बाद नहीं करते क्योंकि तुम जानते हो कि तुम कहां पहुंचना चाहते हो। उस दिन से रोहन की लाइफ में एक अद्भुत बदलाव शुरू हुआ। वो अब हर सुबह उठने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछता, क्या मैं आज वो काम कर रहा हूं जो मुझे 5 साल बाद वाले रोहन के करीब ले जाएगा? और इस एक सवाल ने उसकी चॉइसेस बदल दी। वो अब बेवजह समय नहीं बर्बाद करता था, सोशल मीडिया पर घंटे नहीं गवाता था, वह पार्टीज में सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं जाता था। वह हर काम ये सोचकर करता कि क्या यह उसके एंड गोल के साथ अलाइन करता है या नहीं। धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी अंदर से बदलने लगी। वो अब खुद को एक एमलेस स्टूडेंट नहीं मानता था। वो खुद को एक फ्यूचर सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर चुका था। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक कॉन्फिडेंस था, क्योंकि अब उसे अपना एंड दिखने लगा था। और एक रात जब वह उसी लाइब्रेरी के उसी कोने में बैठा था जहां उसने पहली बार किताब खोली थी, उसने महसूस किया हैबिट 2 ने उसकी जिंदगी को एक दिशा दे दी है। अब वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा था, अब वो एक विजन के साथ जी रहा था। उसे समझ आ गया था कि प्रभावी लोगों की असली ताकत उनके आज में नहीं, उनके भविष्य की क्लैरिटी में छुपी होती है। और रोहन ने वह क्लैरिटी पा ली थी। हैबिट 2 सीखने के बाद रोहन की जिंदगी में एक दिशा तो आ गई थी, लेकिन रास्ता अभी भी उलझा हुआ था। उसके गोल साफ थे, उसका सपना साफ था, लेकिन रोज की जिंदगी वो अभी भी बिखरी हुई थी। वो जानता था कि उसे कहां पहुंचना है, लेकिन उसके दिन अभी भी छोटे छोटे कामों, डिस्ट्रैक्शंस और लेजीनेस में फंसे हुए थे। एक सुबह उसने खुद को आईने में देखा। रात 3 बजे तक जागने की वजह से आंखें लाल थी, नींद पूरी नहीं हुई थी, कॉलेज के लिए देर हो चुकी थी। उसने सोचा, इतने बड़े सपने लेकर चल रहा हूं और रह रहा हूं बिल्कुल रैंडम। पहली बार उसे महसूस हुआ कि विजन होना काफी नहीं है। उस विजन तक पहुंचने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, प्रायोरिटीज चाहिए और एक ऐसा स्ट्रक्चर जो उसकी लाइफ को दिशा दे। उसने किताब का अगला अध्याय खोला, हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। और शुरू की लाइन ने उसे रोक दिया, जो जरूरी है उसे प्राथमिकता दो और जो बस अर्जेंट लगता है उससे खुद को मुक्त करो। उसने पन्ना पलटते हुए किताब में बने एक छोटे से चार्ट को देखा, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स उसकी जिंदगी का आईना बनकर सामने खड़ा था। उसने वो सारे काम देखे जिनमें वो फंसकर अपना समय बर्बाद कर रहा था। वो अर्जेंट चीजों के पीछे भागता रहता था, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें जैसे पढ़ाई, हेल्थ, स्किल बिल्डिंग हमेशा आखिरी में धकेल दी जाती थी। उस चार्ट ने उसे झकझोर दिया। शाम को रोहन चाय लेकर लाइब्रेरी के वही बुजुर्ग लाइब्रेरियन के पास बैठ गया। उसने कहा, सर, सपने तो बहुत बड़े हैं, पर मेरी आदतें
उससे मेल ही नहीं खाती। मैं प्रायोरिटाइज कैसे करूं? लाइब्रेरियन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, प्रायोरिटी लिस्ट नहीं, प्रायोरिटी माइंडसेट बनाना होता है। फिर उन्होंने मेज पर 3 चीजें रखी, एक बड़ी कांच की बोतल, कुछ बड़े पत्थर और छोटे छोटे कंकड़। उन्होंने बोतल में पहले कंकड़ डालना शुरू किया। बोतल जल्दी भर गई। फिर उन्होंने बड़े पत्थर डालने की कोशिश की, लेकिन पत्थर अंदर नहीं जा पाए। लाइब्रेरियन ने कहा, अगर तुम पहले छोटे कामों में उलझ जाओगे तो जिंदगी के बड़े कामों के लिए कभी जगह नहीं बचेगी। फिर उन्होंने बोतल खाली की और इस बार बड़े पत्थर पहले डाले, फिर बचे हुए जगह में छोटे कंकड़। सब आराम से फिट हो गए। रोहन ने जैसे भीतर ही भीतर कुछ समझ लिया। उसके दिमाग में एक क्लैरिटी दौड़ गई, मेरी जिंदगी की बोतल भी तो इसी तरह है। मैं रोज छोटे, बेकार, अर्जेंट कामों को पहले भर देता हूं और मेरे सपने, मेरे गोल्स हमेशा बाहर रह जाते हैं। उस रात रोहन ने अपनी जिंदगी का पहला रील शेड्यूल बनाया, लेकिन यह सिर्फ टाइम टेबल नहीं था, यह उसकी प्रायोरिटीज का मैप था। सुबह उठने का फिक्स टाइम, पढ़ाई के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सबसे पहले, शाम को 1 घंटा स्किल बिल्डिंग, रोज 30 मिनट हेल्थ के लिए, केवल रात को 15-20 मिनट सोशल मीडिया। उसने हर चीज को इंपॉर्टेंस के आधार पर रखा, ना कि इंपल्स के आधार पर। पहले हफ्ते उसे थोड़ी दिक्कत हुई। कई बार टेम्पटेशन आया कि मोबाइल उठा ले या सो जाए या काम कल कर ले, लेकिन हर बार हैबिट 2 उसे याद दिलाती, तुझे पता है कि तू 5 साल बाद क्या बनना चाहता है। और हैबिट 1 कहती, रिएक्शन नहीं, एक्शन चुन। और हैबिट 3 उसे रोकती, पहले जरूरी काम। धीरे धीरे उसका दिन शेप लेने लगा। वो पहले से ज्यादा शांत हो गया। उसी कामों को करने लगा जो सच में उसके गोल्स को आगे बढ़ाते थे। वो अब सिर्फ बिजी नहीं था, प्रोडक्टिव था। वो अब भाग नहीं रहा था, अपनी लाइफ को डायरेक्शन दे रहा था। सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर की शांति थी। उसे एहसास होता था कि अब वो रैंडम डिसीजंस नहीं लेता। अब हर काम उसके सपनों से जुड़ा होता है। उसकी प्रोग्रेस दिखाई देने लगी। असाइनमेंट्स पहले से बेहतर, एग्जाम प्रिपरेशन पहले से स्ट्रॉन्ग, माइंड पहले से ज्यादा फोकस्ड। एक दिन क्लास के बाद उसका दोस्त बोला, यार, आजकल तू बहुत बदल गया है। पहले हमेशा स्ट्रेस में रहता था, अब तेरा चेहरा अलग चमक रहा है। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, बस प्रायोरिटीज बदल दी, जिंदगी खुद बदल गई। और उस शाम जब वो लाइब्रेरी के उसी टेबल पर बैठा था, उसने महसूस किया, हैबिट 3 ने उसके दिन बदल दिए, उसके चॉइसेस बदल दिए, और उसी के साथ उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल चुकी थी। हैबिट 3 सीखने के बाद रोहन की लाइफ में एक तरह का अनुशासन आ गया था। लेकिन एक चीज थी जो अभी भी उसे परेशान करती थी, लोगों के साथ उसके रिश्ते। चाहे ग्रुप प्रोजेक्ट हो, दोस्तों के साथ कोई प्लान या घर वालों से बात, हमेशा किसी न किसी टकराव की स्थिति बन ही जाती थी। उसे लगता था कि या तो वो जीतेगा या सामने वाला। हमेशा एक छुपी हुई लड़ाई, एक कंपटीशन। इस वजह से उसके रिश्ते मजबूत होने के बजाय धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे। एक दिन कॉलेज में एक बड़ा ग्रुप प्रोजेक्ट मिला और टीम बनते ही तनाव शुरू हो गया। सब अपने अपने हिसाब से काम करना चाहते थे। एक कहता, मैं लीडर बनूंगा। दूसरा बोलता, मैं ज्यादा काम कर रहा हूं। तीसरा, क्रेडिट मेरा ज्यादा होना चाहिए। माहौल ऐसा था जैसे सब एक इनविजिबल टग ऑफ वॉर खेल रहे हों। हर कोई जीतना चाहता था, लेकिन इस लड़ाई में असल प्रोजेक्ट हार रहा था। रोहन भी उसी माइंडसेट में फंसा हुआ था। उसे लगता था कि अगर उसने कॉम्प्रोमाइज किया तो वो हार जाएगा। वो चुपचाप बैठा था, पर अंदर ही अंदर उसे गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दोनों महसूस हो रहे थे। उसी शाम वो लाइब्रेरी पहुंचा और किताब के अध्याय हैबिट 4 पर उसकी नजर पड़ी। थिंक विन विन शुरू की लाइन ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। इफेक्टिव लोग कंपटीशन से नहीं,
कोऑपरेशन से बनते हैं। दूसरे को हराकर तुम ऊंचे नहीं उठते, तुम तब उठते हो जब दोनों साथ उठते हैं। उस वक्त उसके दिमाग में प्रोजेक्ट का केओस घूम गया। वो सोचने लगा, क्या सबको जिताया जा सकता है? क्या कोई ऐसा रास्ता भी हो सकता है जिसमें किसी को हार का एहसास ना हो? किताब आगे कहती थी, विन वो विन का मतलब सॉफ्ट होना नहीं है, इसका मतलब है फेयर होना और ऐसा सोल्यूशन ढूंढना जो दोनों के लिए फायदेमंद हो। अगले दिन जब ग्रुप मीटिंग हुई, सब फिर लड़ने लगे, पर इस बार रोहन ने हैबिट 1 और हैबिट 2 की मदद से खुद को शांत रखा। उसने कामली कहा, दोस्तों, अगर हम सब लड़ते ही रहेंगे तो इस प्रोजेक्ट का लॉस हम सबको मिलेगा। क्या हम एक बार ये सोच सकते हैं कि किस तरह हम सबको फायदा हो सकता है? उसकी ये बात सुनकर कमरे में चुप्पी छा गई। सब उसकी ओर देखने लगे। ये वही रोहन था जो पहले सबसे ज्यादा रिएक्ट करता था और आज वही सबसे ज्यादा मैच्योर लग रहा था। उसने एक सिंपल सा आइडिया रखा, काम को स्ट्रेंथ्स के आधार पर बांट दो। जिसको डेटा एनालिसिस अच्छा आता है वो वही करे, जिसे प्रेजेंटेशन में कॉन्फिडेंस है वो स्टेज हैंडल करे, जिसे कंटेंट लिखना आता है वो स्क्रिप्ट बनाए। इस तरह हर कोई वही काम करेगा जिसमें वो बेस्ट है और नेचुरली आउटपुट बेस्ट आएगा। और जब क्रेडिट बांटने की बात आई, रोहन ने कहा, क्रेडिट सबका बराबर, क्योंकि हम सबने मिलकर किया तो रिजल्ट भी कलेक्टिव होता है। ये सुनकर टीम के चेहरों पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। धीरे धीरे टेंशन कम हुआ और काम आसानी से आगे बढ़ने लगा। सबने महसूस किया कि जब किसी को हारने का डर नहीं होता, तब काम खूबसूरती से आगे बढ़ता है और उससे भी ज्यादा रिश्ते मजबूत होते हैं। प्रोजेक्ट पूरा हुआ और सरप्राइजिंगली क्लास में सबसे हाई मार्क मिला। टीम ने सेलिब्रेट किया और सबसे बड़े सरप्राइज की बात, सबने माना कि असली लीडर रोहन था। रोहन हैरान था। उसने तो लीडरशिप का दावा भी नहीं किया था। लेकिन जब आप विन गो विन सोचते हो, लोग खुद ब खुद आपको लीडर मानने लगते हैं। उस शाम जब वो हॉस्टल लौट रहा था, उसे महसूस हुआ कि ये आदत उसकी लाइफ के हर रिश्ते को बदल देगी। दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, घर वालों के साथ, यहां तक कि अपने फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज में भी। अब वो लोगों को कॉम्पिटिटर्स की तरह नहीं, पार्टनर्स की तरह देखता था। वो समझ चुका था कि दुनिया एक रेस नहीं है, एक ब्रिज है, और जितने ज्यादा लोग उस ब्रिज को पार करते हैं, उतनी ही आसानी से आप भी पार करते हो। रोहन ने महसूस किया कि हैबिट 4 ने उसके दिल से एक बड़ी लड़ाई खत्म कर दी थी। अब वो जीतने के लिए दूसरों को हराने की जरूरत नहीं समझता था। अब उसकी जीत लोगों के साथ थी, उनके खिलाफ नहीं। हैबिट 4 सीखने के बाद रोहन के रिश्तों में बदलाव तो आने लगा था, लेकिन एक चीज अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, उसकी बातचीत। कई बार ऐसा होता कि वो बात समझाने की कोशिश करता, लेकिन लोग उसकी बात सुनते ही नहीं। और जब दूसरों की बातें सुनने की बारी आती, तो वह आधा सुनता, आधा अपने ही जवाब सोचने में लग जाता। इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती गई। एक दिन ऐसा हुआ कि रोहन का अपने घर पर मां से फोन पर झगड़ा हो गया। मां कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन रोहन बार बार बीच में बोलता रहा, मुझे पता है आप क्या कहने वाली है, आप मेरी सिचुएशन को समझती ही नहीं। कॉल कटते ही उसे गिल्ट महसूस हुआ। दूसरी ओर कॉलेज में उसके दोस्त भी कहते, यार तू बात सुनता नहीं, तू सिर्फ बोलता है। ये बातें उसके मन में घर करने लगी। उस दिन वो लाइब्रेरी गया और किताब का 5वां अध्याय खोला। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले वाक्य ने उसके अंदर एक गहरी चुप्पी पैदा कर दी। ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं समझने के लिए, सुनते हैं जवाब देने के लिए। रोहन को ऐसा लगा जैसे किताब उसकी सच्चाई चेहरे पर रख रही हो। उसे याद आने लगे वो सारे पल जब उसने किसी की बात पूरी सुने बिना ही अपना जजमेंट दे दिया था। उसे एहसास हुआ कि वो कभी सच में सुनता ही नहीं था, वो बस अपनी बात मनवाना चाहता था।
उसी वक्त लाइब्रेरियन पास आया और उसके सामने बैठकर बोला, रोहन, लोग तभी खुलते हैं जब उन्हें महसूस होता है कि उन्हें सुना जा रहा है। सुनना कमजोरी नहीं, समझदारी है। अगले दिन एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ जिसने रोहन की सोच पूरी तरह पलट दी। उसकी टीम में एक दोस्त था, आदित्य। वो प्रोजेक्ट में कुछ काम नहीं कर पा रहा था और सब उस पर नाराज थे। रोहन भी चिढ़ा हुआ था। पहले वो उस पर चिल्लाता, लेकिन इस बार उसने हैबिट 5 याद की। वो चुपचाप उसके पास बैठा और बोला, आदित्य, बताना चाहोगे कि क्या चल रहा है? पहली बार उसने पूरा ध्यान देकर सुना। आदित्य रोने लगा और बोला कि उसके घर में बड़ी समस्या चल रही है और वो मन से पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा। ये बात पूरी टीम में किसी को नहीं पता थी। रोहन को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी बात उसके दोस्त के दिल में थी और वो किसी से बोल नहीं पाया क्योंकि किसी ने समय ही नहीं दिया कि उसे सुना जाए। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तू बोल, मैं पूरी तरह सुन रहा हूं। इस एक वाक्य ने आदित्य के दिल का बोझ आधा कर दिया। अगले ही हफ्ते आदित्य पहले से ज्यादा मोटिवेटेड दिखने लगा। टीम ने भी उसे सपोर्ट किया। उस शाम जब रोहन छत पर बैठा था, उसे एक सच्चाई समझ आई। दुनिया में सबसे बड़ा हीलिंग टूल है सुनना। जब आप किसी को पूरा ध्यान देकर सुनते हो, बिना इंटरप्ट किए, बिना जजमेंट दिए, तो उसके दिल का प्रेशर कम हो जाता है। अब रोहन हर रिश्ते में यही आदत अपनाने लगा। दोस्त कोई समस्या बताए तो वो बीच में नहीं बोलता। टीचर फीडबैक दे तो पहले समझने की कोशिश करता। माँ का फोन आए तो वो पहले शांत होकर उनकी बातें सुनता। पहली बार उसके रिलेशनशिप्स बदलने लगे। लोग उसके सामने खुलकर बात करने लगे। उसे लगा जैसे उसके पास कोई मैजिक पावर आ गई हो, जिससे वो लोगों को समझ भी पा रहा था और लोग उसे भी समझने लगे थे। एक दिन उसके प्रोफेसर ने कहा, रोहन, तुम्हारे अंदर एक मैच्योरिटी आ गई है। तुम पहले जैसे नहीं रहे। और रोहन मन ही मन मुस्कुराया क्योंकि ये बदलाव हैबिट्स ने दिया था। और रात को जब वो लाइब्रेरी में चैप्टर बंद कर रहा था, उसे महसूस हुआ हैबिट 5 ने सिर्फ उसकी कम्युनिकेशन नहीं बदली, उसने उसका दिल बड़ा कर दिया। उसने सीखा कि पहले दूसरे को समझना जरूरी है, तभी दुनिया उसे समझेगी। हैबिट 5 अपनाने के बाद रोहन की कम्युनिकेशन में चमत्कारिक बदलाव आया था। अब लोग उसे पहले से ज्यादा सम्मान देने लगे थे क्योंकि वो उन्हें सुनता था, समझता था। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी थी, टीम वर्क। रोहन हमेशा सोचता था कि अगर कोई काम परफेक्ट चाहिए तो उसे खुद ही करना चाहिए। वो मानता था कि दूसरों पर भरोसा करने से काम बिगड़ सकता है। इस वजह से वो अक्सर कई काम अकेले उठाता, थक जाता और अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड रहता। लेकिन जिंदगी ने उसे एक और लेसन देने का फैसला किया। एक दिन कॉलेज में एक बड़ा इंटर कॉलेज टेक फेस्ट घोषित हुआ, जिसमें प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस और कॉम्पिटिशन्स की भरमार थी। रोहन की टीम को एक कठिन प्रोजेक्ट मिला, ऐसा प्रोजेक्ट जिसे अकेला इंसान पूरा कर ही नहीं सकता था। जैसे ही टीम मीटिंग शुरू हुई, रोहन का पुराना डर सामने आ गया। उसे लगा ये प्रोजेक्ट सिर्फ तभी अच्छा बनेगा अगर वो सब कुछ खुद संभाले। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे महसूस होने लगा कि यह अकेले का काम नहीं है। उस रात वो लाइब्रेरी में हैबिट 6 पढ़ रहा था। सिनर्जाइज किताब का पहला वाक्य था, 1+1 हमेशा 2 नहीं होता। कई बार 1+1 3 होता है। यानी जब 2 लोग मिलकर काम करते हैं तो उनका कंबाइंड रिजल्ट उन दोनों की इंडिविजुअल कैपेबिलिटी से कहीं ज्यादा होता है। रोहन ने सोचा, क्या ये सच है? क्या टीम मिलकर उससे भी बेहतरीन आउटकम दे सकती है जो वो अकेले दे सकता है? तभी लाइब्रेरियन पास आकर बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, दुनिया में सबसे ऊंची इमारतें एक इंसान ने नहीं बनाई, एक टीम ने बनाई। कला सिर्फ काम करने में नहीं, काम बांटने में भी होती है। अगले दिन प्रोजेक्ट मीटिंग में रोहन ने पहली बार सबको ध्यान से देखा।
उसे एहसास हुआ कि हर एक व्यक्ति की अपनी ताकत है। कोई कोडिंग में शानदार था, कोई डिजाइन में, कोई कम्युनिकेशन में और कोई डेटा हैंडल करने में। पहले उसे लगता था कि अगर काम बांटा तो क्वालिटी गिर जाएगी, लेकिन अब उसे समझ आया कि सिनर्जी का मतलब है हर इंसान की ताकत को जोड़ना। उसने कामली कहा, दोस्तों, इस बार हम काम टैलेंट के आधार पर बांटते हैं। जो कोडिंग में बेस्ट है वो कोड संभाले, जो डिजाइनिंग में अच्छा है वो यूआई बनाए, जो बोलने में तेज है वो फाइनल प्रेजेंटेशन दे। हम सब एक दूसरे की कमजोरियां कवर करेंगे। ये सुनकर टीम खुश तो हुई, लेकिन थोड़ी हैरान थी, क्योंकि पहले रोहन हमेशा कंट्रोल अपने हाथ में रखता था। पर इस बार वो एक लीडर की तरह नहीं, एक पार्टनर की तरह बात कर रहा था। काम शुरू हुआ और पहली बार टीम में एनर्जी अलग ही थी। जब भी कोई अटकता, बाकी उसकी मदद करते। कोई एक कोडिंग में कमजोर था तो डिजाइनर उसकी लॉजिक समझाता। कोई प्रेजेंटेशन से डरता था तो रोहन खुद उसके साथ अभ्यास करता। एक दूसरे की स्किल्स मिलकर एक ऐसी शक्ति बन रही थी जो किसी एक व्यक्ति में नहीं थी। धीरे धीरे प्रोजेक्ट शेप लेने लगा। हर फाइल, हर स्लाइड, हर कोड लाइन ऐसा लग रहा था जैसे सबकी क्रिएटिविटी एक जगह मिलकर चमक रही हो। रोहन को महसूस हुआ कि यह आउटपुट उससे भी बेहतर है जितना वो अकेले करता। ये सिनर्जी का कमाल था। प्रेजेंटेशन के दिन जब स्टेज की लाइट्स चली, सबकी आंखों में कॉन्फिडेंस था। पूरी टीम ने मिलकर एक फ्लॉलेस प्रेजेंटेशन दी और जजेस ने उसकी क्रिएटिविटी और टीम वर्क की जमकर तारीफ की। कॉलेज की भीड़ में तालियों की गूंज ने रोहन को एहसास दिलाया कि सिनर्जी सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बनाती, ये रिश्तों और सेल्फ बिलीफ को भी बिल्ड करती है। जब रिजल्ट्स आए, उनकी टीम फर्स्ट आई। सेलिब्रेशन शुरू हुआ और सब रोहन के पास आए, बोले, ब्रो, अगर तू टीम में विश्वास नहीं करता तो ये पॉसिबल नहीं होता। थैंक यू। रोहन के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने महसूस किया कि असली ताकत अकेले परफेक्ट बनने में नहीं है, बल्कि मिलकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने में है। उस शाम हॉस्टल की छत पर खड़े होकर रोहन ने गहरी सांस ली। हवा में जीत की खुशबू थी। उसने महसूस किया, हैबिट 6 ने उसे सिर्फ टीम वर्क नहीं सिखाया, उसने उसे यह समझाया कि किसी भी टीम की असली ताकत उसके लोगों की डाइवर्सिटी होती है। हर इंसान अलग है और वही फर्क टीम को पावरफुल बनाता है। अब रोहन जान चुका था कि सिनर्जी केवल एक आदत नहीं, एक माइंडसेट है, और इस माइंडसेट के साथ उसका फ्यूचर अब पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल दिख रहा था। रोहन की लाइफ अब पहले जैसी नहीं रही थी। हैबिट 1 से लेकर हैबिट 6 तक उसने धीरे धीरे खुद को अंदर से बदलना शुरू कर दिया था। उसका कॉन्फिडेंस पहले से ज्यादा था, उसका डिसिप्लिन मजबूत था, उसके रिश्ते बेहतर थे और टीम वर्क उसका नया हथियार बन चुका था। लेकिन एक चीज ऐसी थी जो धीरे धीरे उसके अंदर साइलेंटली टूट रही थी। वो थी उसकी एनर्जी। इन आदतों को अपनाते अपनाते प्रोजेक्ट्स, क्लासेस, सेल्फ इंप्रूवमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच रोहन लगातार मेहनत कर रहा था। पर उसने एक चीज भूल गई, खुद को आराम देना, खुद को रिचार्ज करना, अपने मन और शरीर को पॉज देना। एक समय ऐसा आया जब रोहन का शरीर थक गया, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे बन गए, सुबह उठना मुश्किल होने लगा, दिमाग कई बार ब्लैंक हो जाता था, पढ़ाई करते करते ध्यान भटक जाता। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि प्रेजेंटेशन के बीच उसका दिमाग पूरी तरह फ्रीज हो गया। वो सबके सामने रुक गया, शब्द ही निकलना बंद हो गए। लोग उसे हैरानी से देख रहे थे, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पसीना निकल आया। उस दिन उसे समझ आया कि भले ही वो अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर वो खुद को टूटने दे देगा तो बाकी सारी आदतें बेकार हो जाएंगी। उस शाम वह लाइब्रेरी में किताब का अंतिम अध्याय पढ़ रहा था। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। पहली लाइन पढ़ते ही उसकी आंखों में नमी आ गई। अगर तुम अपनी कुल्हाड़ी को तेज नहीं करोगे तो जंगल कभी नहीं कटेगा।
ये लाइन उसके दिल पर बिजली की तरह गिरी। उसे महसूस हुआ कि सफलता की दौड़ में वो खुद को भूल गया था। उसने अपनी फिजिकल हेल्थ की अनदेखी की थी, मेंटल पीस को नजरअंदाज किया था, इमोशनल बैलेंस को इग्नोर किया था और सेल्फ ग्रोथ के लिए पॉज लेना पूरी तरह बंद कर दिया था। तभी लाइब्रेरियन उसके पास आया और बिना कुछ कहे उसकी टेबल पर चाय का कप रख दिया। उसने धीरे से कहा, रोहन, तुम्हारा मन भी मशीन है और मशीन को तेल की जरूरत होती है। अगर तुम खुद को रिचार्ज नहीं करोगे तो तुम चाहे जितने पावरफुल हैबिट्स सीख लो, तुम टूट जाओगे। उस रात रोहन हॉस्टल में बैठकर पहली बार अपनी लाइफ के 4 हिस्सों के बारे में सोचने लगा। बॉडी, माइंड, हार्ट, सोल। उसे एहसास हुआ कि पिछले कई महीनों में उसने माइंड को तो बहुत ट्रेन किया, लेकिन बॉडी, हार्ट और सोल को नजरअंदाज कर दिया। अगले ही दिन उसने खुद से एक छोटा सा प्रॉमिस किया कि वो खुद को भी समय देगा। पहली बार उसके रिलेशनशिप्स बदलने लगे। लोग उसके सामने खुलकर बात करने लगे। उसे लगा जैसे उसके पास कोई मैजिक पावर आ गई हो, जिससे वो लोगों को समझ भी पा रहा था और लोग उसे भी समझने लगे थे। एक दिन उसके प्रोफेसर ने कहा, रोहन, तुम्हारे अंदर एक मैच्योरिटी आ गई है, तुम पहले जैसे नहीं रहे। और रोहन मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि ये बदलाव हैबिट्स ने दिया था। और रात को जब वो लाइब्रेरी में चैप्टर बंद कर रहा था, उसे महसूस हुआ हैबिट 5 ने सिर्फ उसकी कम्युनिकेशन नहीं बदली, उसने उसका दिल बड़ा कर दिया। उसने सीखा कि पहले दूसरे को समझना जरूरी है, तभी दुनिया उसे समझेगी। हैबिट 5 अपनाने के बाद रोहन की कम्युनिकेशन में चमत्कारिक बदलाव आया था। अब लोग उसे पहले से ज्यादा सम्मान देने लगे थे, क्योंकि वो उन्हें सुनता था, समझता था। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी थी, टीम वर्क। रोहन हमेशा सोचता था कि अगर कोई काम परफेक्ट चाहिए तो उसे खुद ही करना चाहिए। वो मानता था कि दूसरों पर भरोसा करने से काम बिगड़ सकता है। इस वजह से वो अक्सर कई काम अकेले उठाता, थक जाता और अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड रहता। लेकिन जिंदगी ने उसे एक और लेसन देने का फैसला किया। एक दिन कॉलेज में एक बड़ा इंटर कॉलेज टेक फेस्ट घोषित हुआ, जिसमें प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस और कॉम्पिटिशन्स की भरमार थी। रोहन की टीम को एक कठिन प्रोजेक्ट मिला, ऐसा प्रोजेक्ट जिसे अकेला इंसान पूरा कर ही नहीं सकता था। जैसे ही टीम मीटिंग शुरू हुई, रोहन का पुराना डर सामने आ गया। उसे लगा ये प्रोजेक्ट सिर्फ तभी अच्छा बनेगा अगर वो सब कुछ खुद संभाले। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे महसूस होने लगा कि यह अकेले का काम नहीं है। उस रात वो लाइब्रेरी में हैबिट 6 पढ़ रहा था। सिनर्जाइज किताब का पहला वाक्य था, 1+1 हमेशा 2 नहीं होता, कई बार 1+1 3 होता है। यानी जब 2 लोग मिलकर काम करते हैं तो उनका कंबाइंड रिजल्ट उन दोनों की इंडिविजुअल कैपेबिलिटी से कहीं ज्यादा होता है। रोहन ने सोचा, क्या यह सच है? क्या टीम मिलकर उससे भी बेहतरीन आउटकम दे सकती है जो वो अकेले दे सकता है? तभी लाइब्रेरियन पास आकर बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, दुनिया में सबसे ऊंची इमारतें एक इंसान ने नहीं बनाई, एक टीम ने बनाई। कला सिर्फ काम करने में नहीं, काम बांटने में भी होती है। अगले दिन प्रोजेक्ट मीटिंग में रोहन ने पहली बार सबको ध्यान से देखा। उसे एहसास हुआ कि हर एक व्यक्ति की अपनी ताकत है। कोई कोडिंग में शानदार था, कोई डिजाइन में, कोई कम्युनिकेशन में और कोई डेटा हैंडल करने में। पहले उसे लगता था कि अगर काम बांटा तो क्वालिटी गिर जाएगी, लेकिन अब उसे समझ आया कि सिनर्जी का मतलब है हर इंसान की ताकत को जोड़ना। उसने कामली कहा, दोस्तों, इस बार हम काम टैलेंट के आधार पर बांटते हैं। जो कोडिंग में बेस्ट है वो कोड संभाले, जो डिजाइनिंग में अच्छा है वो यूआई बनाए, जो बोलने में तेज है वो फाइनल प्रेजेंटेशन दे। हम सब एक दूसरे की कमजोरियां कवर करेंगे। ये सुनकर टीम खुश तो हुई, लेकिन थोड़ी हैरान थी, क्योंकि पहले रोहन हमेशा कंट्रोल अपने हाथ में रखता था। पर इस बार वो एक लीडर की तरह नहीं,
एक पार्टनर की तरह बात कर रहा था। काम शुरू हुआ और पहली बार टीम में एनर्जी अलग ही थी। जब भी कोई अटकता, बाकी उसकी मदद करते। कोई एक कोडिंग में कमजोर था तो डिजाइनर उसकी लॉजिक समझाता। कोई प्रेजेंटेशन से डरता था तो रोहन खुद उसके साथ अभ्यास करता। एक दूसरे की स्किल्स मिलकर एक ऐसी शक्ति बन रही थी जो किसी एक व्यक्ति में नहीं थी। धीरे धीरे प्रोजेक्ट शेप लेने लगा। हर फाइल, हर स्लाइड, हर कोड लाइन ऐसा लग रहा था जैसे सबकी क्रिएटिविटी एक जगह मिलकर चमक रही हो। रोहन को महसूस हुआ कि यह आउटपुट उससे भी बेहतर है जितना वो अकेले करता। ये सिनर्जी का कमाल था। प्रेजेंटेशन के दिन जब स्टेज की लाइट्स चली, सबकी आंखों में कॉन्फिडेंस था। पूरी टीम ने मिलकर एक फ्लॉलेस प्रेजेंटेशन दी और जजेस ने उसकी क्रिएटिविटी और टीम वर्क की जमकर तारीफ की। कॉलेज की भीड़ में तालियों की गूंज ने रोहन को एहसास दिलाया कि सिनर्जी सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बनाती, ये रिश्तों और सेल्फ बिलीफ को भी बिल्ड करती है। जब रिजल्ट्स आए, उनकी टीम फर्स्ट आई। सेलिब्रेशन शुरू हुआ और सब रोहन के पास आए, बोले, ब्रो, अगर तू टीम में विश्वास नहीं करता तो ये पॉसिबल नहीं होता। थैंक यू। रोहन के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने महसूस किया कि असली ताकत अकेले परफेक्ट बनने में नहीं है, बल्कि मिलकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने में है। उस शाम हॉस्टल की छत पर खड़े होकर रोहन ने गहरी सांस ली। हवा में जीत की खुशबू थी। उसने महसूस किया, हैबिट 6 ने उसे सिर्फ टीम वर्क नहीं सिखाया, उसने उसे यह समझाया कि किसी भी टीम की असली ताकत उसके लोगों की डाइवर्सिटी होती है। हर इंसान अलग है और वही फर्क टीम को पावरफुल बनाता है। अब रोहन जान चुका था कि सिनर्जी केवल एक आदत नहीं, एक माइंडसेट है, और इस माइंडसेट के साथ उसका फ्यूचर अब पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल दिख रहा था। रोहन की लाइफ अब पहले जैसी नहीं रही थी। हैबिट 1 से लेकर हैबिट 6 तक उसने धीरे धीरे खुद को अंदर से बदलना शुरू कर दिया था। उसका कॉन्फिडेंस पहले से ज्यादा था, उसका डिसिप्लिन मजबूत था, उसके रिश्ते बेहतर थे और टीम वर्क उसका नया हथियार बन चुका था। लेकिन एक चीज ऐसी थी जो धीरे धीरे उसके अंदर साइलेंटली टूट रही थी। वो थी उसकी एनर्जी। इन आदतों को अपनाते अपनाते प्रोजेक्ट्स, क्लासेस, सेल्फ इंप्रूवमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच रोहन लगातार मेहनत कर रहा था, पर उसने एक चीज भूल गई, खुद को आराम देना, खुद को रिचार्ज करना, अपने मन और शरीर को पॉज देना। एक समय ऐसा आया जब रोहन का शरीर थक गया, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे बन गए, सुबह उठना मुश्किल होने लगा, दिमाग कई बार ब्लैंक हो जाता था, पढ़ाई करते करते ध्यान भटक जाता, और एक दिन तो ऐसा हुआ कि प्रेजेंटेशन के बीच उसका दिमाग पूरी तरह फ्रीज हो गया। वो सबके सामने रुक गया, शब्द ही निकलना बंद हो गए, लोग उसे हैरानी से देख रहे थे, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पसीना निकल आया। उस दिन उसे समझ आया कि भले ही वो अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर वो खुद को टूटने दे देगा तो बाकी सारी आदतें बेकार हो जाएंगी। उस शाम वह लाइब्रेरी में किताब का अंतिम अध्याय पढ़ रहा था। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। पहली लाइन पढ़ते ही उसकी आंखों में नमी आ गई। अगर तुम अपनी कुल्हाड़ी को तेज नहीं करोगे तो जंगल कभी नहीं कटेगा। ये लाइन उसके दिल पर बिजली की तरह गिरी। उसे महसूस हुआ कि सफलता की दौड़ में वो खुद को भूल गया था। उसने अपनी फिजिकल हेल्थ की अनदेखी की थी, मेंटल पीस को नजरअंदाज किया था, इमोशनल बैलेंस को इग्नोर किया था और सेल्फ ग्रोथ के लिए पॉज लेना पूरी तरह बंद कर दिया था। तभी लाइब्रेरियन उसके पास आया और बिना कुछ कहे उसकी टेबल पर चाय का कप रख दिया। उसने धीरे से कहा, रोहन, तुम्हारा मन भी मशीन है और मशीन को तेल की जरूरत होती है। अगर तुम खुद को रिचार्ज नहीं करोगे तो तुम चाहे जितने पावरफुल हैबिट्स सीख लो, तुम टूट जाओगे। उस रात रोहन हॉस्टल में बैठकर पहली बार अपनी लाइफ के 4 हिस्सों के बारे में सोचने लगा, बॉडी, माइंड, हार्ट, सोल।
उसे एहसास हुआ कि पिछले कई महीनों में उसने माइंड को तो बहुत ट्रेन किया, लेकिन बॉडी, हार्ट और सोल को नजरअंदाज कर दिया। अगले ही दिन उसने खुद से एक छोटा सा प्रॉमिस किया कि वो खुद को भी समय देगा।